मुझे पता है कहाँ पे आपके वीक एरियाज़ हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपके वो वीक एरियाज़ आपको। ठीक है, चलो चलो जी, चलो जी, चलो जी भाई। सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंस बताएं। आप कहेंगे सर सेग्रीगेशन का मतलब है एक कैरेक्टर के लिए जो दो जीन हैं, दो जीन होते हैं ना एक कैरेक्टर के लिए नॉर्मली, तो विद छोड़ के एक्सेप्शन को, मल्टीपल अलील को छोड़ दें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को छोड़ दें, इन जनरल दो जीन फॉर एक कैरेक्टर। तो अब ये दो जीन है, एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी। एक है कैपिटल टी, दूसरा भी है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, दूसरा भी है स्मॉल टी। क्या ये गैमेट में दोनों एक साथ जाएंगे? हाँ भाई, ये सेग्रीगेशन हो गई। या मैं कहूं ये क्या बनाया है मैंने ऊपर, होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक गैमेट में जा सकते हैं? दोनों नहीं, ये सेग्रीगेशन हो गई। भाई 10 क्रोमोसोम है, 10, 5 ये मदर वाले, 5 ये फादर वाले, कितने होते हैं? 10 यानी 46। अगर ह्यूमन की बात करूं 46, 23 मदर वाले और 23 फादर वाले। एक सेट है 23 का, ये एक सेट है 23 का। क्या ये 46 के 40 गैमेट में जाएंगे? अगर 40 के 40 गैमेट में जाएं, मेल का गैमेट भी 40 वाला, फीमेल का भी 46 वाला, तो बच्चा 92 वाला। तो बताएं सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है? जीन की सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है? नंबर को बैलेंस करने के लिए। अरे वाह भाई वाह, जीन के नंबर को, क्रोमोसोम के नंबर को बैलेंस करने के लिए। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं सेग्रीगेशन माइटोसिस में होगी या मियोसिस में? हाँ भाई, नहीं आ रहा किसी का कमेंट, क्यों? कमेंट के सिवा तो मैं नहीं चलता। मियोसिस में, गुड जी। चलो जी, अब एक बात बताएं, ये क्या बनाए हैं मैंने? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जीन ए, बी, सी, डी, ई। ये जीन नजर आ रहा है, ये वाला। मुझे बताएं भाई, मुझे ये बताएं, जीन है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब बताएं अगर इस क्रोमोसोम में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, तो इसमें भी यही जीन होंगे या कोई फ़र्क होगा?
क्योंकि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सेम कॉपी रेप्लिकेटेड डीएनए। और यहाँ पर अगर कैपिटल ए है तो यहाँ पे भी स्मॉल है तो स्मॉल। अब मुझे ये बताएं क्या ये दो स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं? ये स्मॉल ए और स्मॉल बी एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं? एक ही क्रोमोसोम पर हैं दोनों, कभी नहीं। एक्सेप्ट कौन सा प्रोसेस है जिनको अलग अलग कर देगा? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर से ये एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं। ठीक है, सर ने कल लिंकेज पढ़ाई है आपको, क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट दिया है सर ने, वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, तभी मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। अब मुझे ये बताएं हाँ भाई, मुझे ये बताएं, रिप्रोडक्शन, ये जेनेटिक्स को पूरा करके मैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा। मे भी आधे घंटे में ये जेनेटिक्स पूरी हो जाएगी, 40 मिनट में, उसके बाद रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करूँगा वहीं से जहाँ पे छोड़ा था हमने। अभी मेरी बात यहाँ से सुने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, क्या ये जीन ए और ये जीन ए एक ही गैमेट में जा सकते हैं? आपने कहा नहीं, ठीक है। और ये ए और ये बी एक साथ जाएंगे? आपने कहा हाँ। तो भाई हाँ कि आपने क्यों? क्योंकि आपने कहा सर इन दोनों के बीच लिंकेज है, ठीक है। तो बताएं, जो लिंकेज है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन के अपोजिट है या पैरेलल है? सेग्रीगेशन कहती है सेपरेट हो जाओ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहती है सेपरेट, और क्रॉसिंग ओवर जो लिंकेज है वो कहती है रिमेन, इकट्ठे रहो, साथ रहो, ठीक है। तो मेंडल के अपोजिट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सब में से स्ट्रांग में स्ट्रांग मेंडल की अपोजिशन कौन सा टॉपिक है, कौन सा प्रोसेस है? लिंकेज, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये 10 क्रोमोसोम है, ये मदर के 5, ये फादर के 5। क्या ज़रूरी है, गौर से सुनने भाई, गौर से सुने, ये MCQ 2023 का आएगा, यहाँ से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, यही जो मैं बात कर रहा हूँ। देखें ये कितने क्रोमोसोम हैं? 10। ये मदर वाले हैं, ये फादर वाले हैं। ये कहाँ से 10 निकाले हैं मैंने? ये 10 मैंने निकाले हैं क्रोमोसोम कहाँ से? जर्म सेल से। ये 2n नंबर है, तो गैमेट में कितने होने चाहिए? 5। अगर यहाँ पे 46 होते तो गैमेट में कितने होने चाहिए? ये तो बात क्लियर है ना, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। चलो जी, मैं 23 की बात नहीं कर रहा, 46 की बात नहीं कर रहा, मैं 10, 5 की बात कर रहा हूं।
अच्छा, इसको मैं n कहूं, अगर ये 2n है तो, हाँ ये भी बात पता है आपको। भाई मेरा कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट, मैं कह रहा हूं मुझे ये बताएं कि अगर ये 10 क्रोमोसोम हैं, ये क्रोमोसोम पहला ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका होमोलॉगस कौन सा है? ये वाला। ये दोनों आपस में साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। चलो जी, ये साथ हैं, इसको हमने होमोलॉगस पेयरिंग कहा। जो साइनेप्टोनिमल थ्रेड होता है, इनको आपस में जोड़ता है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएंगे 5 पेयर। अगर 10 क्रोमोसोम हैं तो 5 पेयर, 46 हैं तो 23 पेयर। अब यहां से इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास जाएगा। इसको क्या कहेंगे? मैं रिवीजन करवा रहा हूं, क्या कहेंगे इसको? क्रॉसिंग ओवर। तो क्या क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है कि इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साथ एक्सचेंज हो? नहीं। तो किसके बीच होगी क्रॉसिंग ओवर? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच। अच्छा, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए? नहीं। क्या फायदा, संभाले इधर आए, इधर का उधर जाए। तो भाई एक तो हमने क्रॉसिंग ओवर को समझ लिया कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, इक्वल है, और ये मियोसिस में होती है, क्योंकि जो पेयरिंग है वो मियोसिस में बनती है। पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट हैं ये। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद एक और बात करूं, अब ये जो पेयरिंग बनी है एट द टाइम ऑफ गैमेट, ये पेयरिंग क्या होगी? क्या होगी बताएं? सेपरेट। तो इसको क्या कहेंगे? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन किसको कहेंगे? एक जैसे 2 क्रोमोसोम का एक दूसरे से अलग होना। क्रोमोसोम का अलग होना या जीन्स का अलग होना, एक ही बात है। क्योंकि अगर ये 2 क्रोमोसोम ये और ये होमोलॉगस हैं, तो इन पर जीन जो है, अगर ये हाइट वाला जीन है तो ये भी हाइट वाला है, मे बी ये डोमिनेंट, ये भी मे बी रिसेसिव, मे बी बोथ डोमिनेंट, मे बी बोथ रिसेसिव, मे बी 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो जीन भी सेपरेट होते हैं। हाँ तो करें, ये बात क्लियर है? ओके ओके जी, तो सेग्रीगेशन हो गई। अब गौर से सुने, गौर से सुने, सेग्रीगेशन होने के बाद क्या लाजमी है कि ये माँ का क्रोमोसोम, ये भी माँ का, ये भी माँ का, ये भी माँ का, ये 5 माँ के एक गैमेट में साथ आएंगे? क्या ये 5 क्रोमोसोम बांधे हुए हैं? नहीं भाई। अगर ऐसा होता कि माँ वाले 5 एक गैमेट में, बाप वाले 5 एक गैमेट में, आई मीन माँ वाले 23 एक गैमेट में, बाप वाले 23 दूसरे में, फिक्स होता, तो सारे बच्चे एक जैसे पैदा होते। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? तो ऐसा होता है कि सेग्रीगेट हो गए। अब अगर यहाँ पे 10 हैं टोटल, तो गैमेट में कितने जाएंगे? 10 के 10 या 5 5? 5 5। तो 5 कौन से? सारे माँ के, सारे बाप के, या मिक्स? मिक्स। अगर मिक्स तो ये क्रोमोसोम किसी के साथ जाएगा, ये बाउंड है कि इसके साथ जाएगा, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ नहीं है। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि क्रोमोसोम बाउंड नहीं है कि साथ जाएंगे। कोई भी किसी को ले जाएगा, मगर 5 जाएंगे। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इट्स ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन और रैंडम जाना इनटू द गैमेट इज कॉल्ड एज
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना क्रोमोसोम का। क्या क्या ये जीन का इंडिपेंडेंट असॉर्ट होना नहीं है क्या? कि भाई यहां पर जो जीन है हाइट वाला, यहां पर जो जीन है कलर वाला, यहां पर जो जीन है बोलने वाला, यहां पर जो जीन है एंजाइम बनाने वाला, क्या ये चारों क्रोमोसोम पर 4 जीन एक साथ जाएंगे? बाउंडेड हैं? नहीं। अब अगर ये मेरा जवाब दे दिया ना आपने, मैं कहूंगा 2000% समझ गए हैं आप। ये जवाब अगर सही दिया तो माई क्वेश्चन इज दैट एक ही क्रोमोसोम पर ये हाइट वाला, ये बोलने वाला, ये एंजाइम वाला, ये हेमोफिला वाला, ये कलर ब्लाइंड वाला एक ही क्रोमोसोम पर हैं। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे या नहीं? अब ये जीन बाउंड हैं या नहीं साथ जाने के लिए? बाउंड हैं। क्यों हैं भाई? अब क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द लिंकेज। एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। क्या ये 1, 2, 3 ये तीनों जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे? ये अलग अलग गैमेट में जाएंगे? एक इस गैमेट में जाएगा, ये उसमें जाएगा, ये उसमें जाएगा, होगा? नहीं, सारे के सारे एक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर हैं। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? पैसे खर्च हो रहे हैं यहां करने में या ना करने में? नहीं। तो क्यों नहीं बता रहे भाई? बोलेंगे जब तक नहीं मेरे साथ आप मुझे हाँ ऐसे लंबी लंबी बड़ी बड़ी हाँ करें तो मैं खुश हो जाऊं कि बात समझ आ रही है फ्यूचर के डॉक्टर्स को। ये मैंने सारी आपकी जो जेनेटिक्स पढ़ी है आपने, उसमें जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट था ये आपका क्लियर हो गया। सर अगर बाउंड नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। ओके कशिश, अगर लिंक्ड होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। आपने ये समझा कि सर मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो पता नहीं करेंगे या नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। एक ही क्रोमोसोम पर होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, मुख्तलिफ पर होंगे तो करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, गुडेस्ट, ग्रेटेस्ट। चलो जी, अब इसके ऊपर मेरा सवाल है, इसके ऊपर अगर ये आपने जवाब सही दिया तो मैं समझूंगा कि आपको 2000% चीजें क्लियर हैं। 2000 कि भाई जो लिंक्ड हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो शो नहीं करेंगे, साथ ही साथ ले डूबेंगे, है ना, एक ही गैमेट में। मगर एक प्रोसेस है जो इनको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा बनाएगा, चेंज लाएगा, इनको तोड़ देगा, अलग अलग करेगा। राइट द नेम ऑफ दैट प्रोसेस विच सेपरेट्स टू लिंक्ड जीन फ्रॉम ईच अदर। हाय हाय, गजब कर दिया इसने तो, लिंकेज तोड़ दी। कौन सा है ये? हाँ, क्रॉसिंग ओवर। ओके 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 ओके। नाउ मूविंग to the topic of the day, that is, I don't know, I think हेमोफिला। तो भाई क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता है कि मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं, साइनेप्सिस होती है।
जाइगोटीन स्टेज में पेकाइटिन में टेट्राड बनता है और डिप्लोटीन में सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक हो गया, और लिंकेज को तोड़ती है। बड़ा दुश्मन है मेंडल का कंसेप्ट ऑफ लिंकेज, दैट इज गिवन बाय द मॉर्गन साहब। ठीक है, कमेंट में बताएंगे म्यूटेशन की थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी। सर ऑफ स्प्रिंग की परसेंटेज बता दें, बता दें, बता दें। कशिश पूछ रही है ऑफ स्प्रिंग की परसेंटेज बता दें। भाई ऑटोजोम तो एक जैसे हैं ना, 44 मसला कहाँ पे है, सेक्स क्रोमोसोम का ना। तो भाई अगर मेल से एक्स आए तो फीमेल से क्या आएगा, फीमेल के पास है ही एक्स, तो लड़की पैदा होगी। अगर मेल का गैमेट जिसमें 22 ऑटोजोम और एक वाई हो, वाई क्रोमोसोम आ जाए, अब फीमेल से क्या भी आए एक्स ही आएगा, तो पैदा होगा लड़का। तो लड़के और लड़की के पैदा होने की जो डिपेंडेंसी है मेल के ऊपर है या फीमेल के ऊपर। 22 विद एक्स, 22 विद एक्स, ये दो गैमेट हैं। 22 विद एक्स, 22 विद वाई, ये दो गैमेट हैं। बताएं ए गैमेट और बी गैमेट में से कौन से गैमेट फीमेल के हैं। फीमेल के ए वाले होमो गैमेट दोनों एक जैसे, मेल के ये गैमेट एक एक्स वाला दूसरा वाई वाला। अब मुझे बताएं कि बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेल होगा कितनी है फीमेल होगा, 50-50। और ये 50-50 किस पर डिपेंड करता है, मेल के गैमेट पर या फीमेल के गैमेट पर। फीमेल से कोई भी आए मेल पर डिपेंड करता है। ये है प्रोबेबिलिटी कि बच्चा जो होगा, हो सकता है अगर 4 बच्चे हो रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पहला बच्चा मेल है, 50। दूसरे की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50। तीसरे 50। ठीक हो गया। 5 बच्चियां पैदा हुई हैं, छठा बच्चा होने वाला है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये छठी भी बच्ची होगी, 0, 25, 50, 75, 100। कुछ नहीं सोचना भाई, 50%। ठीक है, पुराने गैमेट थोड़ी ना होंगे, नए गैमेट बनेंगे विद सेम प्रोबेबिलिटी। पुराने हो तो कहें पता कौन से बचे हैं, तो ये वो इधर उधर। 1 मिनट भाई, मैं किसी को पानी के लिए कहूं तो मैं आपको पढ़ा के दिखाऊं। रियाज पानी पिया। चलो जी, हैं कोई डाउट्स तो पूछ लें भाई, पूछ लें। कहीं भी मसला है, चलो ना पूछें, अभी मैं पूछूंगा, सॉरी मैं पूछूंगा। अभी मेरी बारी है आज। डिलीवरी होने से पता चल जाता है, 3.5 माह पूरे होने के बाद बच्चा फुल बन जाता है, उसमें ऑर्गन बन जाते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं 4थे मंथ में। वो अल्ट्रासाउंड वाले थोड़े पागल होते हैं, अल्ट्रासाउंड करना नहीं आता उनको, एक्सरे सही नहीं करना आता, तो कहते हैं 5वें मंथ में आ जाना, क्लियर हो जाएगा, ऑर्गन सही से बन जाएंगे कि मेल है या फीमेल है। तो वो ऑर्गन देख के बता देते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, वरना 3-3.5 माह के बाद क्लियर हो जाता है कि ये लड़की है या लड़का है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो 3.5 माह में ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन बन जाते हैं, फिर बड़े होते हैं। चलो जी, भाई आपने लिंकेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। लिंकेज 2 टाइप की हैं, एक है ऑटोसोमल लिंकेज और दूसरी है सेक्स लिंकेज। अब मुझे बताएं
ऑटोसोमल लिंकेज में एग्जाम्पल कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, अल्बिनिज्म। ल्यूकीमिया समझते हैं? ल्यूकीमिया वाइट ब्लड सेल की कैंसर। सिकल सेल एनीमिया भी समझ रहे हैं। अल्बिनिज्म समझ रहे हैं? अल्बिनिज्म क्या है? गोरा हो जाना, पिगमेंट का ख़त्म हो जाना, पिगमेंट नहीं बनती, अल्बिनिज्म ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, बस ये याद करें, ये मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट हैं। और भी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। चलो इन पर मैं आपको एक दूंगा, पीडीएफ दूंगा लिंकेज पर, इनमें फिर पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कौन सी क्रोमोसोम पर किसके साथ लिंक्ड है, मैं बताऊंगा। अभी जो बात है आज करनी है वो है सेक्स लिंकेज के ऊपर। सेक्स लिंकेज में हमें सिलेबस में एक बीमारी दी गई है जिसका नाम है हेमोफिला। मगर मैं हेमोफिला के साथ आपको जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ा दूंगा, जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, और बाकी भी दीगर चीज़ें बताऊंगा जो कि बस आउट ऑफ टेक्स्ट हैं। मगर मैं कहता हूं कि 3 चैप्टर हैं जो डिमांड करते हैं भाई हमें पढ़ो जहां से भी चाहिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये ऐसे चैप्टर हैं किसी भी बुक से पढ़ें, घाटे का सौदा नहीं है भाई, फ़ायदा है। तो भले जेनेटिक्स को आप पीटीबी से पढ़ें, एसटीबी से पढ़ें, एफटीबी से पढ़ें, फलां जो आए पढ़ लें, ओके, फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा आपका। वायरस को गलती मत करना कि किसी और टेक्स्ट से ख़बरदार जो पढ़ा है एसटीबी के अलावा। ठीक है, चलो जी, एनिमल किंगडम जहाँ से आ जाए, जहाँ से आपको समझ आ जाए। ये नोट्स मैंने भेजे एनिमल किंगडम में, इनमें अमेंडमेंट करूँगा मैं फर्दर। 1-2 मिस्टेक्स हैं नोट्स में, हो गई हैं मुझसे, वो मैंने रात देखी हैं, गलत टाइपिंग हो गई है। और एनिमल किंगडम के इस पीडीएफ में मैं पिक्चर ऐड करूँगा हर फाइलम के सिस्टम्स की, आसानी हो जाएगी आपके लिए। एक फाइलम एक रोज़ पढ़ें, एक फाइलम रोज़ पढ़ें, उस पर रट्टा लगा लें। पढ़ने से पहले एक फाइलम पढ़ के, ठीक है, जैसे कोई काम स्टार्ट करने से पहले दुआ शुआ पढ़ी जाती है, ऐसे आप बाकी दीगर सब्जेक्ट्स की स्टडी करने से पहले एक फाइलम पढ़ लें 5 मिनट में, 10 मिनट में, फिर बाकी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करें। चलो जी, हेमोफिला ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाती। इट मीन्स इस बीमारी में कमी किसकी है? मसला किसका है? किसका मसला है भाई? क्लॉटिंग फैक्टर्स का। कौन सा मसला है क्लॉटिंग फैक्टर का? या तो ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते, या तो ये क्लॉटिंग फैक्टर एबनॉर्मल बनते हैं, या तो ये क्लॉटिंग फैक्टर लीस्ट बनते हैं। जब बने भी ना, या बने तो गलत बने, अगर या बने तो थोड़े बने, तो मुझे बताएं ब्लड को क्लॉट करवा सकेंगे? नहीं। जब एक्सीडेंट हो जाता है, किसी आदमी की ब्लड स्टॉप नहीं होती, थोड़ी इंजरी होती है, थोड़ा कट लग जाता है, ब्लड स्टॉप नहीं होती। नाक में सेंसिटिव ब्लड वेसल हैं, सुपरफिशियल, खास करके नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। इसके और भी रीजंस हैं, खाली हेमोफिला नहीं है, गर्मी से भी ब्लड आती है नाक से। बहरहाल, तो थोड़े इंजरी से, थोड़े कट से सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने कहा भाई इस पेशेंट का हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। अरे क्यों भाई नहीं करोगे? डॉक्टर ने कहा इसको हेमोफिला है, अगर हम कटिंग करेंगे, सर्जरी करेंगे तो ब्लड रोक भी नहीं पाएंगे। अरे क्यों भाई? डॉक्टर ने अच्छे से समझाया इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है पागल, तो मैं कैसे इसका ऑपरेशन करूं? तो हेमोफिला में क्लॉटिंग फैक्टर के ना होने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होती, ये मसला है। अब क्लॉटिंग फैक्टर तो बहुत सारे हैं,
मगर जो हेमोफिला है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9 और क्लॉटिंग फैक्टर 11। क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9 और क्लॉटिंग फैक्टर 11 ये नहीं बनते। क्या ये 3 क्लॉटिंग फैक्टर एक ही जीन बनाएगा? नहीं भाई, जीन भी 3 होंगे। तो कौन से जीन है? एक का नाम है क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो ए बनाने वाला, जीन ए क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाएगा, जीन बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 बनाएगा और जीन सी क्लॉटिंग फैक्टर 11 बनाएगा। ठीक है, अब ये 3 जीन है। अब जो हेमोफिला ए है और हेमोफिला बी है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8 वाली और क्लॉटिंग फैक्टर 9 वाली, ये ज़्यादा होती हैं। ये कितनी होती है? 80%। ये कितनी होती है? 20%। ये सबसे कम होती है, 1% से भी कम। तो हेमोफिला में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते। क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के 3 जीन हैं। ये जो दोनों जीन हैं, जीन ए और जीन बी, ये एक्स क्रोमोसोम पर हैं। ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। ये एक्स क्रोमोसोम है। हाँ भाई, पहचान के बताएं, ए और बी में से मेल का जीनोटाइप कौन सा है, फीमेल का कौन सा है? XX फीमेल, XY मेल। तो भाई, तो यहां पे जीन है जिसका नाम है ए और बी, ए बी, ए बी डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन है तो क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा तो ब्लड क्लॉट हो पाएगी, या हेमोफिला नहीं है, बंदा नॉर्मल है भाई। अगर ये जीन डोमिनेंट की जगह, ये जीन डोमिनेंट की जगह मैं यहाँ पे रिसेसिव लगा लूँ, हेमोफिला ए वाला, हेमोफिला बी वाला, हेमोफिला ए वाला, बी वाला रिसेसिव। अब बताएं, अब क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे मेल में? क्यों नहीं बनेंगे? जीन रिसेसिव है, निकम्मा है, नाकारा है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बने तो मेल ये क्या बन गया भाई? राइट इन द चैट बॉक्स, हेमोफिला वाला। और फीमेल को देखें कि फीमेल में भी रिसेसिव जीन है मगर डोमिनेंट भी हैं। तो भाई मुझे बताएं, ये फीमेल हेमोफिलिक है या नहीं? बताएं कमेंट में। एक जीन डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। नहीं, कैरियर है, कैरियर है। सबको पता है कि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम 2 हैं, दोनों पर रिसेसिव जीन होने चाहिए, दोनों पर रिसेसिव जीन होने चाहिए, दोनों पर रिसेसिव जीन होने चाहिए, तब जाके ये फीमेल भी कलर ब्लाइंड या हेमोफिलिक बनेगी। ठीक है। अच्छा, इस फीमेल को हेमोफिला कौन सी है? हेमोफिला ए है या बी है? दोनों हैं। मेल को भी दोनों हैं। अगर इसमें जीन को, अगर मैं इस जीन को डोमिनेंट बना लूं, अब बताएं दोनों को कौन सी हेमोफिला है? ए। इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा? 8। और ये द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमोफिला है। अब जो हेमोफिला ये वाली है, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है। इसका जो जीन है हेमोफिला सी का,
ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर हैं, तो भाई हेमोफिला सेक्स लिंक्ड है, मगर ए और बी ना सी। ठीक है, तो भाई हेमोफिला में मेल को हेमोफिलिक होने के लिए कितने जीन चाहिए और फीमेल को हेमोफिलिक होने के लिए कितने जीन चाहिए, कमेंट में बताएं। आपने कहा हेमोफिला होने के लिए मेल को 1 जीन चाहिए, फीमेल को 2, और इसका मतलब आपने मुझे समझाया कि सर बात कुछ यूं है कि जो वाई क्रोमोसोम है उस पर हेमोफिला के लिए क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए जीन ही नहीं है, यानी वाई क्रोमोसोम पर लोकस ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है, वो जीन ही नहीं है। क्या मेरे कहने का मकसद ये है कि वाई क्रोमोसोम पर एक भी जीन नहीं है? नहीं, मेरे कहने का ये मकसद है कि वाई क्रोमोसोम पर हेमोफिला के लिए क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जीन नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों का तो जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, आप ऐसे क्यों हैं? आप मेल क्यों हैं? हाँ, तो इस क्यों का तो मेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो छोटा है, और वाई क्रोमोसोम को हम कहते हैं, वाई क्रोमोसोम को हम कहते हैं इनर्ट क्रोमोसोम। इनर्ट क्रोमोसोम किसको कहेंगे? जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीन कंटेन ना करता हो। अच्छा, मुझे बताएं कमेंट में, ये कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये क्या हो गया? हेटेरोजाइगस। और ये क्या हो गया? होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या हो गया? हेमीजाइगस। ये हो गया हेमीजाइगस। का मतलब क्या है? समझ आ रहा है हेमीजाइगस का कॉन्सेप्ट? हेमीजाइगस उसको कहेंगे जब एक अकेला जीन डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो भाई बताएं, हेमीजाइगस आपको फीमेल में जीन मिलेगा अकेला एक्सप्रेस करने वाला, या मेल में मिलेगा अकेला एक्सप्रेस करने वाला? क्यों मिलेगा मेल में? क्यों मिलेगा हेमीजाइगस कॉन्सेप्ट? क्योंकि अगला जो साथी है वो नॉन होमोलॉगस है। ये रीज़न है कि जो वह इनर्ट इसलिए है क्योंकि एक्स का नॉन होमोलॉगस है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है भाई? इज देयर एनी काइंड ऑफ मसला? चलो जी, गुड। तो भाई मुझे अब ये बताएं, ये आपकी हेमोफिला हो गई, हेमोफिला सेक्स लिंक्ड भी है, ऑटोसोमल भी है। अब बताएं कैरियर, कैरियर कौन बन सकता है, मेल या फीमेल? फीमेल। अच्छा मुझे बताएं, हेमोफिला सी में क्या मेल एंड फीमेल दोनों कैरियर बन सकते हैं? हाँ भाई, क्यों? क्योंकि हेमोफिला सी इज ऑटोसोमल ट्रेट, नॉट एक्स लिंक्ड। भाई ऑटोसोम में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना मेल और फीमेल में। चलो जी, एक और कमेंट में बात बताएं
क्या अगर डोमिनेंट जीन की बीमारी हो तो डोमिनेंट कैरियर हो सकता है? नहीं भाई, दो डोमिनेंट जीन हो भी एक्सप्रेस करेंगे, एक को भी एक्सप्रेस करेगा। तो कैरियर कौन नहीं बन सकता? मेल नहीं बन सकता इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी, और कैरियर डोमिनेंट बीमारियों में भी कोई कैरियर नहीं बनता, सारे डोमिनेंट डिजीज। अच्छा जी, अब चलते हैं कलर ब्लाइंड के पास थोड़ा, कि जो कलर ब्लाइंड है ये सिलेबस में नहीं है मगर मैं पढ़ा रहा हूँ। कलर ब्लाइंड के टाइप हैं, कलर ब्लाइंड ग्रीन वाली, कलर ब्लाइंड रेड वाली, और कलर ब्लाइंड ब्लू वाली। कलर ब्लाइंड का मतलब है जब एक आदमी किसी कलर को ना पहचान सके, जब एक कोई आदमी इन तीनों कलर को ना पहचान सके, तीनों को ऐसा समझे, डार्क समझे। हेमोफिला में मेल कैरियर नहीं होगा। बताता हूँ क्यों। अभी गलत कर दिया आपने बात। अच्छा सुने भला, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाला जीन है मेल में, तो बताएं इस बंदे को हेमोफिला है कि नहीं है? इन दोनों में से किसको है? ए को या बी को? बी को। कैरियर कोई नहीं है, बी को बीमारी है, या तो बीमारी होगी या तो नॉर्मल होगा। चलो जी, अब कलर ब्लाइंड का क्या किस्सा है, क्या माजरा है? भाई आंख के रेटिना के अंदर सेल होते हैं, रॉड सेल। उन रॉड सेल्स के पास एक जीन होता है, बल्कि 3 जीन होते हैं, जो 3 जीन प्रोटीन बनाते हैं। एक जो कि 3 टाइप की प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन को कहते हैं ऑप्सिन, तो जीन को भी ऑप्सिन कहते हैं। ये ऑप्सिन जो 3 प्रोटीन है, ये जो ऑप्सिन 3 प्रोटीन है, एक रेड को एब्जॉर्ब करती है, एक ग्रीन को एब्जॉर्ब करती है, एक ब्लू को लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो हमें अगर ये जीन तीनों के तीनों जीन ए, जीन बी, जीन सी डोमिनेंट हो, ए भी डोमिनेंट हो, बी भी डोमिनेंट हो और जीन सी भी डोमिनेंट हो, तीनों प्रोटीन बनेंगी तो तीनों कलर एब्जॉर्ब होंगे, तो तीनों कलर नज़र आएंगे। जब तीनों कलर आपको नज़र आ रहा है कि ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, तो आपको तीनों कलर नज़र आ रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं ट्राइक्रोमेट हूँ, मुझे तीनों कलर नज़र आते हैं। तो बताएं ट्राइक्रोमेसी नॉर्मल कंडीशन है या नहीं? नॉर्मल है। अगर किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए इसके अंदर, तो क्या ये प्रोटीन सही बनेगी? नहीं। जब ये प्रोटीन सही नहीं बनेगी तो जो रेड कलर है वो रेड नज़र आएगा? नहीं। जब रेड नहीं नज़र आएगा तो रेड कलर की बीमारी, अगर इसको बीमारी लग जाए, इसमें म्यूटेशन हो जाए, तो ये भी काम नहीं करेगा। फिर ग्रीन भी नज़र नहीं आएगा, इसको म्यूटेशन हो जाए तो इसकी भी बीमारी हो जाएगी, ब्लू भी नज़र नहीं आएगा। तो भाई अब जो कलर ब्लाइंड है उसके टाइप हैं। एक को कहते हैं मोनोक्रोमेसी, दूसरी को कहते हैं डायक्रोमेसी,
मोनोक्रोमेसी का मतलब क्या है? कितने कलर नज़र आते हैं? एक नज़र आता है। खास करके मोनोक्रोमेसी में ब्लू नज़र आता है, और मोनोक्रोमेसी में ये नज़र नहीं आते। मतलब मोनोक्रोमेसी का मतलब है ऐसी कलर ब्लाइंड जिसमें एक कलर नज़र आए बाकी नहीं। अच्छा, डायक्रोमेसी का मतलब बताएं आप। डायक्रोमेसी का मतलब बताएं। डायक्रोमेसी का मतलब है दो नज़र आते हैं, एक नहीं आता। दो कलर नज़र आते हैं, एक नहीं। तो बीमारी कितने जीन में है? यहाँ पे जीन कितने अफेक्टेड हैं? एक। नॉर्मल कितने हैं जीन? जीन नॉर्मल दो। ऑप्शन कितनी काम कर रही हैं? ऑप्शन दो। यहाँ पे ऑप्शन कितनी काम कर रही हैं? ऑप्शन एक। अब जैसे वो सेक्स लिंक्ड था, ये भी दोनों सेक्स लिंक्ड है। हेमोफिला रेड वाली और ग्रीन वाली सेक्स लिंक्ड है। इनका जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, और इस ब्लू का जो जीन है ये ऑटोसोम पर प्रेजेंट है। 7th क्रोमोसोम आई थिंक फेडरल में लिखा हुआ है। तो बताएं मुझे कमेंट में कि अगर मैं कह रहा हूं मोनोक्रोमेसी और वो खास करके ब्लू होती है, नज़र आता है, तो ये मोनोक्रोमेसी सेक्स लिंक्ड हो गया या ऑटोसोमल? मैं तो इसको सेक्स लिंक्ड कह रहा हूँ। मेजॉरिटी सेक्स लिंक्ड होती है। क्यों? क्योंकि सर मोनोक्रोमेसी का मतलब है एक नज़र आता है, मतलब ब्लू नॉर्मल है, मतलब बीमारी इन दोनों की है, और ये दोनों इनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? हाँ तो करें। जा रहे हैं क्या पैसे? हाँ अच्छा जी, ओके जी। तो भाई इस मोनोक्रोमेसी को ट्रू कलर ब्लाइंड भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन यही होती है। कभी कभी डायक्रोमेसी होती है। फिर डायक्रोमेसी में हो सकता है कि डायक्रोमेसी रेड एबनॉर्मल हो, बाकी नज़र आते हो, या रेड एबनॉर्मल हो तो हम कहेंगे प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया का मतलब है जो 3 कलर्स हैं उनमें से जो पहला कलर है, पहला कलर कौन सा है? रेड। प्राइमरी यहाँ से काउंट करते हैं ना, 1 2 3, इसको लास्ट में रखते हैं कैटेगरी, इसको सेकंड कैटेगरी, इसको फर्स्ट कैटेगरी देते हैं। तो प्रोटोनोपिया का मतलब है रेड वाला एबनॉर्मल है, बाकी 2 नॉर्मल हैं। बताएं प्रोटोनोपिया वाला कौन से 2 कलर देख सकता है? एक ग्रीन और दूसरा ब्लू देख सकता है। किसको नहीं देख सकता? रेड को। चलो भाई ड्यूट्रोनोपिया का मतलब बताएं। ड्यूट्रोनोपिया का मतलब बताएं। और ट्राइटोनोपिया का मतलब बताएं। ड्यूट्रोनोपिया का आप कहेंगे सर ग्रीन नज़र नहीं आता, 2 नज़र आते हैं। कौन से? रेड और ब्लू। ट्रिटोनोपिया का मतलब बताएंगे सर ब्लू नज़र नहीं आता, ब्लू नज़र नहीं आता, बाकी 2 कलर नज़र आते हैं, रेड एंड ग्रीन। ये वही कलर ब्लाइंडनेस है। अब मेरा सवाल है अगर ये कलर ब्लाइंडनेस वाली फीमेल है और ये मेल है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे डार्क करते हैं। जो नॉर्मल होता है उसको ऐसे शो करते हैं, जो कैरियर होता है उसको ऐसे शो करते हैं फीमेल के लिए। मेल के लिए साइन लगाते हैं ऐसे चौका। अफेक्टेड है तो ऐसे शो करेंगे, नॉर्मल है तो ऐसे शो करेंगे, कैरियर है तो ऐसे शो करेंगे।
ठीक है, वैसे कैरियर हेमोफिला के केस में कलर ब्लाइंड में ये नहीं बनता, इसको कहते हैं ये मैरिज लाइन है, ये मैरिज हो गई इनकी। अब बताएं कितने बच्चे अफेक्टेड होंगे, यहां से कितने बच्चे अफेक्टेड होंगे बताएं कमेंट में। कोई एक भी नहीं बचेगा, सारे। ये लड़की पैदा हुई पहली, अफेक्टेड। क्या इसको मैं ये कहूं कि ये साइन है इसकी? अच्छा, अगर ऐसे होता तो ये सही है, और अगर ऐसे होता तो ये सही है। हाँ जी, अगर ऐसे होता तो ये सही है, ये ऐसा है तो सही है, और अगर ये ऐसा है तो सही है? नहीं जी, ये नहीं होता, ये सीधा जंप मार के बीमार होता है। आर यू गेटिंग? ओके, एक मिनट में पंखे को सीधा करूं। चलो जी, अब देखिए ना, नज़र से निकाल दें काम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं कहूं कितने बच्चे अफेक्टेड होंगे, कोई नहीं। अगर मैं यहां पे लगा दूं कितने बच्चे अफेक्टेड होंगे? आप कहेंगे सर 50% फीमेल कैरियर, 50% नॉर्मल, 50% मेल अफेक्टेड, 50% मेल नॉर्मल। कैसे कैसे ऐसे देख के मैंने कह दिया? भाई देखें ना, इनको देखें। अगर मेल में दोनों जीन हैं बीमारी के, फीमेल में दोनों जीन हैं, सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। मेल मेल मेल, ठीक है। बताएं मुझे, अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है मेल, उसमें वाई क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? मां से या बाप से? ऑलवेज बाप से। तो मेल बेबी के पास एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? क्या ये एक्स क्रोमोसोम आएगा? नहीं, एक्स क्रोमोसोम हमेशा या ये आएगा या ये आएगा, फीमेल से आएगा। तो जितने भी मेल बेबी होंगे अफेक्टेड होंगे यहां पर। समझ आ गई बात? अब यहां पे देखें, अगर इसको मैं हटा दूं ना, इसको, अब फीमेल बेबी इज अफेक्टेड नहीं होंगी, मगर सब कैरियर होंगी। सही है? एक एक्स ये, एक वो। सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। मेल दोनों के दोनों अफेक्टेड हैं, फीमेल कैरियर है। बताएं कमेंट में जल्दी, फीमेल के अफेक्टेड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि बाप का अफेक्टेड होना लाजमी है? लाजमी फॉर फीमेल बेबी अफेक्टेड। हाँ, क्यों? क्योंकि फीमेल रिक्वायर 2 जीन टू बिकम अ कलर ब्लाइंड और हेमोफिलिक, और मेल रिक्वायर ओनली एक ही जीन। अगर मैं कह रहा हूँ मेल अफेक्टेड हो रहा है, क्या वो मेल माँ से अफेक्टेड हो रहा है या बाप से? अगर मेल कोई बच्चा अफेक्टेड हो रहा है, माँ से हो रहा है या बाप से? माँ से। चलो जी, क्या फीमेल बेबी के अफेक्टेड होने के लिए
मेल और फीमेल का दोनों का जीन चाहिए, या किसी एक साइड से? एक साइड से तो एक आएगा ना, एक आएगा, दोनों से जीन चाहिए। तो मेल का अफेक्टेड होना ज़रूरी है और फीमेल का या कैरियर या हेमोफिलिक होना ज़रूरी है। अगर फीमेल हेमोफिलिक है और मेल भी हेमोफिलिक है तो कितने बचे अफेक्टेड? सारे। अगर फीमेल जो है वो कैरियर है और मेल जो है वो अफेक्टेड है, कितने बचे अफेक्टेड? बताएं बताएं, यहाँ पे मैं बताऊं? 50% अफेक्टेड, 50% बच जाएंगे। करके देखें। ये अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, ये कैरियर मतलब बच गया, बच गई, ये नॉर्मल मतलब बच गया। दो अफेक्टेड, दो बच गए। यहां पे दोनों लगा दें, सारे अफेक्टेड। चलो जी, मेरा सवाल है एक, ये हल करके दें। साद ने शादी की सारा से, साद ने शादी की, साद ने शादी की सारा से, साद अफेक्टेड था। इनके 4 बच्चे हुए दोनों के। कितने बचे हुए? 4। 2 हुए बेटे, 2 हुई बेटी। बताएं कौन अफेक्टेड होगा, कौन कैरियर होगा? साद का जीनोटाइप क्या ये है? हेमोफिलिक है या कलर ब्लाइंड? और सारा का नॉर्मल, सारा नॉर्मल है। देखें तो बच्चे क्या होंगे? लड़की कैरियर, लड़का नॉर्मल, लड़की कैरियर। अब ये शादी कर रहे हैं तीनों, इनकी शादी हो रही है किसी नॉर्मल पर्सन से। ये कौन है? अली है, ये अहमद है, आलिया है और ये आयशा है। 4 बच्चे। अब इन तीनों की मैरिज हो रही है नॉर्मल से, यानी ये अली की शादी नॉर्मल लड़की से, और ये अहमद की शादी नॉर्मल लड़की से। ये आलिया की शादी नॉर्मल मेल से, और ये आयशा की बात नहीं की मैंने। अब बताएं इसमें से अली और अहमद के जो बच्चे हैं, अली और अहमद के जो बच्चे पैदा होंगे वो नॉर्मल होंगे या उनमें बीमारी होगी? बताएं। नॉर्मल। अच्छा, जो आलिया है, आलिया के जो बच्चे होंगे, आलिया का जीनोटाइप क्या है? कैरियर, हेमोफिलिक कैरियर। इसके जो बच्चे होंगे उसमें से मेल अफेक्टेड होंगे या फीमेल? फीमेल कैरियर हो सकती है। बस क्लियर हो गया। हाँ भाई, इन सब में से हेटेरोजाइगस कौन है? साद नंबर 1, सारा नंबर 2, अली नंबर 3, अहमद नंबर 4, आयशा नंबर 5, आलिया नंबर 6। इनमें से हेटेरोजाइगस कौन है? फीमेल कैरियर्स आलिया प्लस आयशा आर कैरियर्स। हेमोफिला के लिए या कलर ब्लाइंड के लिए एक ही बात होती है।
समझ आ गई? चलो जी, इनमें से कौन से 3 हैं जो कैरियर नहीं हो सकते? साद, अहमद एंड अली हो नहीं सकते। सारा का जीनोटाइप नॉर्मल, साद का जीनोटाइप हेमोफिलिक, या अगर कलर ब्लाइंड की बात करें तो ठीक है। अगर आयशा की शादी हो जाए किसी अफेक्टेड मेल से, व्हाट विल बी द चांस ऑफ बेबी? अगर आयशा की शादी हो जाए एहसन से, एहसन अफेक्टेड है, हेमोफिलिक है, आयशा आपको पता है कि कैरियर है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग? मेल कितने अफेक्टेड होंगे, फीमेल कितनी अफेक्टेड होंगी? अफेक्टेड इंडिविजुअल बताने हैं। नॉर्मल, कैरियर 2 अफेक्टेड, एक मेल एक फीमेल। मेल जो है 50% अफेक्टेड, 50% नॉर्मल, 50% अफेक्टेड, 50% कैरियर। इट्स ऑल अबाउट टुडे। ये भाई जेनेटिक्स आपकी है, इज गॉन। हलवे जैसा था, इतना परेशान हो रहे थे, देखें कितने प्रॉब्लम किया आपने। मुझे लग रहा था मैं 200 की स्पीड पर चलूं, बोला नहीं जा रहा था, इतना आप समझ रहे थे एडवांस में। चलो जी चलो जी चलो जी, इसका सेपरेट टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट।